वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायु महाभूत। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द्रव्य, जब हम द्रव्य पढ़ रहे थे तो देखा था कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य के कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने देखा था 9 जो होते हैं वो हमारे कारण द्रव्य होते हैं और उनसे जो ड्राइव होकर बने होते हैं वो हमारे कार्य द्रव्य होते हैं, है ना। तो कारण द्रव्य जो होते हैं 9 हमारे, हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले था आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, आत्मा, मन। ठीक है, तो हमने आकाश महाभूत पढ़ लिया था, है ना। तो टोटली हमारी जो 3 वीडियोस हो गई थी, द्रव्य और द्रव्य का क्लासिफिकेशंस के 2 पार्ट एंड फिर आकाश महाभूत। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उसकी आकाश महाभूत की कंटिन्यूशन में, जो कि वायु और अग्नि महाभूत हम देखेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, वायु इज द अमंग वन अमंग पंच महाभूत एंड इट इज सेकंड कारण द्रव्य। ठीक है, आकाश वायु, आकाश के बाद जो दूसरा हमारा जो कारण द्रव्य है वो वायु ही है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये वायु वर्ड जो है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, वह गति गंधनीय धातु से, जिसका मीन्स है गति, गमन करना। ठीक है, मतलब मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसका अब हम देखते हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो देखिए, वात है ना, ये तो हम कितना आयुर्वेद में तो हम वात पित्त कफी करते रहते हैं, तो वात है, वात माने वायु ही होती है। मारुत, ठीक है, अनिल, पवन, समीर। ठीक है, ये अनिल है। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, अनिल माने वायु और अनल है ना, अनल, वो हमारी होती है अग्नि। ठीक है, तो ये आप ये छोटे मोटे जो कंफ्यूजन है इनको हमेशा क्लियर करके रखिए। अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम अगर इजिली याद रखना चाहें कि वायु की उत्पत्ति आकाश से, फिर अग्नि की वायु से, मतलब एज इट इज उसी क्रम में होती चली जाती है। बट फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये देखते हुए कि अलग अलग जो टेक्स्ट हैं वो क्या क्या मानते हैं। तो देखते हैं, जो तैत्रीय उपनिषद हैं उनका मानना है कि वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। ठीक है, जो न्याय और वैशेषिक दर्शन के हैं उन्होंने माना है कि वायु की उत्पत्ति वायु के परमाणु, वायु के एटम से हुई है। ज़्यादा ही मतलब थोड़ी सी यहाँ पे इनकी जो सोच थी मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही थी, मतलब थोड़ी साइंटिफिक सोच थी। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं सांख्य और योग दर्शन का मानना है कि जो वायु महाभूत है इसकी उत्पत्ति स्पर्श तन्मात्रा से होती है, और यही आयुर्वेद का भी मानना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लक्षण, है ना, हम डिफाइन कैसे करेंगे वायु को। तो देखिए, रूप रहित स्पर्शवान वायु। ठीक है, तो मतलब ये तो हमें पता है कि वायु का कोई रूप नहीं है, वायु रूप रहित है। आप इसको मतलब कहीं देख नहीं सकते, बट आप इसको फील कर सकते हो, है ना। तभी तो उसका जो सबसे मेन गुण है वो स्पर्श है, टच है। ठीक है, ठीक है, तो यही है, इट इज अनमैनिफेस्टेड बट द एक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद स्पर्श, है ना। स्पर्श या टच से आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब हम इसके देखते हैं कि इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है। तो वही है, इसकी 9 क्वालिटीज होती हैं। देखिए, स्पर्श है ना, ये तो हमें मतलब एक एक चीज तो हमें अच्छे से, ये जो स्पर्श है ये हमें याद ही हो जाना चाहिए। जैसे आकाश का जो सबसे मेन गुण है वो शब्द है, ऐसे वायु का जो मेन गुण है वो स्पर्श है। ठीक है, बाद बाकी ये जो आपके गुण है ये एज इट इज और महाभूतों में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए, कहीं मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो आप मतलब ये तो लिख के आने ही आने हैं, जितने भी आप महाभूत आगे पढ़ेंगे आपको ये गुण वहाँ कॉमन दिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ये कॉमन ही रहे हैं, बस आपको उसमें स्पर्श ऐड हो गया, उसमें मतलब जो अग्नि वाले में रूप भी ऐड हो जाएगा, है ना। पर ये चीजें कॉमन रहेंगी क्योंकि देखिए संख्या, है ना, तो ये हमें पता है कि ये सेकंड कारण द्रव्य है और मतलब इसकी संख्या भी है। एक तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है कि हमारा ये दूसरा कारण द्रव्य है। ठीक है, परिमाण, आप अब जब हम इसको एटम बेस पे देखेंगे तो जो एयर के एटम रहते हैं या फिर जो भी हम अपनी साइंस में देख लें कि जितने भी हमारी गैसेस हैं उनके एटम्स, उनका कोई ना कोई जो वेट तो रहता ही है ना। ठीक है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, है ना। तो उसमें परिमाण भी है, पृथकत्व। ठीक है, ये जब मतलब अब ये मतलब हर महाभूत से अलग है, हर महाभूत अपने में डिफरेंट है। ठीक है, आप आकाश को अलग डिफाइन करेंगे और वायु को अलग। ठीक है, आकाश कभी वायु नहीं हो सकता, वायु कभी आकाश नहीं होता। ये तो सबसे बेस्ट गुण है, प्रतीकत्व, है ना, मतलब ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, संयोग और विभाग, है ना, ये तो हमें पता है कि वायु संयोग भी करती है, मतलब बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटीज इसमें मिलती भी है, मतलब बहुत, अगर ऐसे देखा जाए तो संयोग, है ना। विभाग ये सबसे सेपरेटेड भी है क्योंकि वायु मतलब और महाभूतों से अलग है समथिंग, मतलब ये कुछ विभाग वाला भी फैक्टर आ रहा है। ठीक है, जैसे मतलब अगर ये चीजों को अपने अंदर मिलाती है तो मतलब विभाग में हम इसको ये ऐसे समझ सकते हैं, ये वैसे तो हमें याद ही करने समझने के लिए देख रहे हैं कि मतलब
बहुत सी चीज़ें अगर हम इसको अलग तरीके से हटा दें सारी चीज़ें अगर, तो हमें प्योर एयर भी मिल जाएगी, है ना। तो इसमें मतलब दोनों ही है, संयोग भी और विभाग भी, परत्व अपरत्व और संस्कार। ठीक है, संस्कार एक तरीके से वही, उसमें कुछ उसको उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, है ना, वही चीज़ रहे पर उसका जो फंक्शन है और अच्छे हो जाए, है ना। संस्कार यही तो होता है कि मतलब एक तरीके से उसे प्रोसेसिंग हम कर देते हैं उस चीज़ की, है ना। तो संस्कार से इसमें स्पीड भी आती है ना, वेग को कहते हैं कि वायु को संस्कार है ना। तो ये सारे क्वालिटीज उसमें रहती हैं और ये सब आपको ना हर महाभूत में मिलेंगी। तो ये आप एज इट इज याद कर लीजिए, बस भी पढ़ते पढ़ते भी याद हो ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वायु के भाव। ठीक है, वायुवात्मक भाव, जो मतलब जो फैक्टर्स जो कि वायु से बिलोंग करते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात तो वही स्पर्श, है ना। स्पर्श ही सबसे मेन फैक्टर है, वायु का एक गुण भी है ना। और जहाँ स्पर्श आ जाएगा वहाँ स्पर्श इंद्रिय, क्योंकि स्पर्श को फील करने के लिए हमें उसकी इंद्रिय भी चाहिए। पता चला स्पर्श तो है पर इंद्रिय काम नहीं कर रही है, फायदा क्या है। ठीक है, रूक्षता, अब वही है, यहाँ पे भी मतलब वायु वाले वैसे गुण आ जाएंगे, रूक्षता। ठीक है, शरीर शरीर की जो चेष्टाएं है ना, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, प्रेरक, है ना, ये हर चीज को जितनी भी चीजें हैं हमारी बॉडी में, सब किसकी वजह से होती हैं, ये वायु ही तो होती है। जैसे व्यान वायु है ना जो पूरी बॉडी में, तो एक तरीके से प्रेरक का काम करती है। ठीक है, धातु व्यवहान। ठीक है, तो एक तरीके से पूरी बॉडी का जितना भी मूवमेंट है वो वायु से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वायुवात्मक भाव हो गए हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखिए वायु इवॉल्व फ्रॉम आकाश महाभूत, हमने पढ़ा ही था अभी कि उसकी जो उत्पत्ति है वो आकाश महाभूत से हुई है। मतलब अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग मानते हैं, पर अगर हम इजी वे में याद रखना चाहें तो वही आकाश वायु, तो उसी क्रम में हम याद रख सकते हैं। तो देखिए, इस पे स्पर्श गुण तो हो गई होगा, अगर इसकी उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है तो शब्द गुण एज इट इज इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए तो जब भी वायु भी फ्लो करती है अलग अलग तरीके से, मतलब तो जैसे स्पीड में कभी तूफानों की आवाज भी आती है ना, कभी अगर बहुत स्लो फ्लो कर रही है तो वो आवाज हम सुन भी नहीं सकते। बट हम देखते हैं अगर तूफान वगैरह आया हुआ है तो वायु इतनी स्पीड से फ्लो करती है तो उसमें हवा की भी आवाजें आती है ना। तो शब्द गुण उसमें एज इट इज आ जाता है, तन्मात्रा। ठीक है, स्पर्श और तन्मात्रा यूनिफाई टू फॉर्मेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब ये रजतम का मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, तो रजो बहुलो वायु। ठीक है, तो वायु में जो सबसे मेन गुण है, मतलब प्रिडोमिनेटली हमारा जो है रजोगुण है। ठीक है, तो हम इसको मतलब जो वायु में जो कुछ भी मेन है वो रज है। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं ना सत्व रजतम, उसमें से वायु में रज की अधिकता है। इसके बाद हम देखते हैं वायु का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए वायु को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, नित्य वायु और अनित्य। ठीक है, नित्य जो वही जो हमेशा रहे, परमानेंट। अनित्य जो कि टेम्पररी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो ये जो नित्य है ये इसका परमाणु रूप है ना। जो एटम तो हमेशा ही रहेंगे, उससे बनने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, वो कभी एग्जिस्ट करेंगे, हो सकता है कभी नहीं भी करें, है ना। तो ये हमारा अनित्य हो गया। तो अब हमने फिर अनित्य को डिवाइड किया। देखिए, जो शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, तो शरीर संज्ञक में बोला है कि ये जो वायु है अयोनिज वायु है, ये किसी योनि में नहीं रहती, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की नहीं है, ये वायु लोक में रहती है। ठीक है, इंद्रिय जो वायु हमारे स्पर्श इंद्रिय में रहेगी वो हमारी इंद्रिय संज्ञक अनित्य वायु कहलाएगी। और विषय वायु को फिर आगे इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है शरीरगत और लोकगत। ठीक है, तो शरीरगत वायु वही जो हमारे शरीर में रहे। ठीक है, वही जो हमने पढ़ी है ना, प्राण उदान समान व्यान अपान। ठीक है, और जो लोकगत वायु है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो वातावरण में है वायु, वो हमारी लोकगत वायु है। तो ये हमने पूरा वायु का क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं कि इसको हम क्लिनिकली कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो रस होते हैं, जो षड रस होते हैं, उसमें हर रस का अपना अपना अलग अलग पंच महाभौतिक संगठन होता है। ठीक है, एक्चुअली बने तो वो पांचों महाभूतों से होते हैं, बट उनमें कोई दो रस डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये देख सकते हैं कि वायु कहाँ कहाँ है। तो देखिए, तिक्त कटु कषाय, इन रसों में वायु भी डोमिनेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आकाश अग्नि पृथ्वी भी होते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम अपने आकाश अग्नि या पृथ्वी वाले महाभूत में डाल देंगे। ठीक है, तो यही मतलब ये पॉइंट हर महाभूत में एज इट इज उतर जाएंगे, मतलब हर महाभूत के अलग अलग रस देख के हम डाल सकते हैं, है ना। तो एक पॉइंट तो हमारा हमेशा तैयार ही रहेगा। ठीक है, तो बस वही है, तिक्त का वायु प्लस आकाश, कटु का वायु प्लस अग्नि, और कषाय का वायु प्लस पृथ्वी। ठीक है, जब हम पृथ्वी महाभूत पढ़ेंगे तो उसको पृथ्वी प्लस मतलब वायु दिखा देंगे, कुछ भी दिखा दीजिएगा,
मतलब ये तो मेनली है ही ना, पता तो चल ही रहा है कि जो मेन महाभूत है वो ये है। ठीक है, ये दो महाभूत मतलब प्रीडोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इट इनिशिएट द अदर दोषास। ठीक है, ये तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि जो इसका गुण होता है वो प्रेरक। ठीक है, ये हर चीज को इनिशिएट कराता है। जैसे कि ये श्लोक भी है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेदवत। ठीक है, क्योंकि जो ये पित्त कफ धातु और मल है ये सब क्या है, पंगु है, मतलब ये मूवमेंट करने में समर्थ नहीं है, मतलब मूवमेंट करने में असमर्थ है। ठीक है, तो इनको मूवमेंट, इनको गति कौन प्रोवाइड कराता है, वो है वायु। ठीक है, इसलिए बोला गया इट इनिशिएट द अदर दोषा। ठीक है, जैसे कि जो मेघ है, जो बादल है, उनको मूव कराती कौन है, वायु। इन द सेम वे पित्त कफ धातु और मल, ठीक है, इन सबको भी जो हमारी बॉडी में जब देखा जाए तो ये इन्हें मूव कराने में जो हेल्प करती है वो वायु ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ रोगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिबल है, मतलब बहुत जल्दी ही इम्बैलेंस हो जाती है, या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, बहुत जल्दी ये फ्लक्चुएट हो जाती है। इसलिए तो मतलब वात दोष को बहुत, उसको बैलेंस करके रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए बोला गया कि वायु क्या है, किंग ऑफ रोग, बहुत जल्दी ये कुछ भी मतलब ज़्यादा कम होके फ्लक्चुएट होकर डिजीज प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, इसलिए मतलब वातस डिजीज बहुत जल्दी बॉडी पकड़ में आ जाती है वातस डिजीज के। इसलिए देखिए, इसके बाद हम देखते हैं इट इनिशिएट्स शरीर और मन। ठीक है, जैसा अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, बात वही है, जब सारे दोषास को इनिशिएट करेगी तो हमारा बॉडी या मन उसको भी ये प्रेरित करेगी, है ना, क्योंकि जब दोषास करेगी तो साथ साथ ये काम भी होंगे ही। ठीक है, अब जो हमने देखा, अगर हम ऐसे मतलब सब्सटेंसेस खाएं, जैसे मतलब जो लें जिनमें वायवीय द्रव ज्यादा हो, तो उससे हमारी, देखिए उससे हमारी बॉडी में क्या होगी, रुक्षता बढ़ेगी, लघुता बढ़ेगी, है ना, कोल्डनेस शीतलता बढ़ेगी, उसमें मोबिलिटी का गुण आएगा। ठीक है, मतलब ये तो उसके वही तत्व रुक्ष लघु शीतल सूक्ष्म चलो अनिल, है ना, ये सारी क्वालिटीज हमारी बॉडी में, मतलब जैसा हम खाएंगे वैसी तो हमारी, जैसा हम इनपुट देंगे हमारी बॉडी से आउटपुट भी वही रहेगा, है ना। तो जैसे हम क्वालिटीज लेंगे हमारी बॉडी में एज इट इज वही क्वालिटीज प्रोड्यूस होंगी, इंक्रीज होंगी। तो गाइज ये इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट हुए कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।